खुशी रख, जुनून रख, मेहनत को अंजाम दे। खुशी रख, जुनून रख, मेहनत को अंजाम दे। ए मेरे दोस्त हौसला इतना रख कि अपनी जीत का फरमान दे। आदर, अभिनंदन, आभार। एम्स वाला भैया यूट्यूब चैनल में मैं एम्स लवर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में गाइस हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रखा था। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और बेसिक नॉलेज पढ़ ली थी, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा और वेरियस टाइप ऑफ पार्ट्स भी पढ़े, जैसे कि ओरल कैविटी, नोज़, लेरिंग्स, फेरिंग्स और भी अदर पार्ट्स थे, लंग्स, ट्रेकिया की जो सब डिविजन से है। उसके अलावा पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अगर कोई बच्चा लास्ट क्लास मिस करता है तो वो प्लेलिस्ट में जाए, पीआर यादव की प्लेलिस्ट में लास्ट क्लास पढ़ी है, उसको पहले वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज़ पोर्शन, मतलब कि एमएसएन वाला टॉपिक जो कि पीआर यादव के ऊपर ही बेस्ड है, वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू दैट कि यू हैव टू वॉच आवर लास्ट वीडियो, कि आप लोगों को हम लोगों का पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एम्स वाला भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा लास्ट वीडियो देख के इस क्लास को लें, जिससे कि आपको पहले वाला बेसिक भी क्लियर हो और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो बेसिक भी आपका क्लियर हो। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने एनाटॉमी पढ़ ली थी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ ली थी लगभग, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शंस कहाँ सिचुएटेड होते हैं, किस टाइप के होते हैं और उनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। इसके बाद आज हम रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंजेस इन द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फ्रेंड्स, अगर डेफिनेशन की बात करें, नर्सिंग के जो मेन एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है, तो अगर उसमें भी पूछा जाता है तो हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंजेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब कौन कौन सी गैस एक्सचेंज होती है बॉडी में? O2 का तो इनहेलेशन होता है और CO2 का एक्सहेलेशन होता है। अब जो रेस्पिरेशन है उसके भी दो टाइप होते हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब आप लोग सोचेंगे कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। बॉडी में दो तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है, एक तो होता है लंग्स से ब्लड के बीच में और एक होता है ब्लड से सेल्स के बीच में, सेल्स और टिश्यू के बीच में। तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो जो ब्लड का गैस का एक्सचेंज होता है वो लंग्स से ब्लड के बीच में होता है। मतलब O2 का जो ट्रांसपोर्ट होगा, O2 CO2 का, वो ब्लड से लंग्स में होगा और लंग्स से ब्लड में होगा। देन इसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अगर गैसेस का एक्सचेंजेस यानी O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा हो तो उस तरह के रेस्पिरेशन को बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की साइकिल समझते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसा होता है। पहले हम एक्सटर्नल समझेंगे, उसके बाद हम इंटरनल समझेंगे। तो साइकिल ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या हम इसको कह सकते हैं साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सबसे पहले आता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को हम कह सकते हैं कि इसे इनहेलेशन भी बोलते हैं। अब इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी का यूजेस हो रहा हो। एक्टिव प्रोसेस किसे बोलेंगे फ्रेंड्स? जिसके अंदर एनर्जी का यूजेस हो रहा हो। तो इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इंस्पायरेशन करने में एनर्जी का लॉस होता है, बॉडी के द्वारा एनर्जी का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अब इंस्पायरेशन करने के लिए हमारी बॉडी में दो तरह की मसल्स होती है, एक तो होती है प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स और एक होती है सेकेंडरी रेस्पिरेटरी मसल्स। इसे सेकेंडरी रेस्पिरेटरी मसल्स को एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स भी कहते हैं। प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती है? जो कि क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान यूज़ में आती है। अब क्वाइट ब्रीदिंग किसे बोलेंगे? क्वाइट ब्रीदिंग वो होती है जो नॉर्मल तौर पे यूज़, मतलब जो हम डेली रूटीन में जो नॉर्मली ब्रीदिंग लेते हैं उसे बोलते हैं क्वाइट ब्रीदिंग, जिसकी रेट होती है लगभग 22 से 26 ब्रीथ पर मिनट। ये क्वाइट ब्रीदिंग होती है। इसके अंदर दो तरह की मसल्स यूज में आती है, फर्स्ट इज डायफ्राम एंड सेकंड इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो 75% रेस्पॉन्सिबल डायफ्राम होती है और 25% रेस्पॉन्सिबल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कौन सी होती है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है वो रिब्स के बीच में पाई जाती है। रिब्स के बीच में जो बाहर की तरफ मसल्स होगी वो तो होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो अंदर की तरफ होगी वो होगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल।
अब इसके बाद होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कोजेज एनलार्जमेंट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। इट मीन्स जब जैसे ही डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, आपस में आएगी, तो थोरेसिक कैविटी एनलार्ज हो जाएगी, मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर कोज होगा। मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बाहर की तुलना में, एनवायरनमेंट की तुलना में कम होगा। अब बाहर का जो एनवायरनमेंट का जो एयर का प्रेशर होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg, जबकि थोरेसिक कैविटी के अंदर का होगा प्रेशर 758 mm ऑफ Hg। मतलब बाहर की तुलना में अंदर का जो प्रेशर है वो -2 mm कम है। मतलब बाहर का तो 760 mm है और अंदर का है, मतलब जो थोरेसिक कैविटी का है वो 758 ही है। मतलब कि बाहर की तुलना में एयर का प्रेशर कम होगा, तो एयर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, कि जहाँ एयर ज़्यादा है वो वहाँ से लेके अपने कम कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसपोर्ट करती है। तो जो एनवायरनमेंट से वो एयर है वो अपने अंदर बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर एयर ड्रॉन इनटू द लंग्स, मतलब अंदर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब बाहर जो एयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर की तुलना बाहर से ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स के अंदर आ जाएगी। डायफ्राम इज सप्लाइड। अब ठीक है, जो हमने डायफ्राम के बारे में पढ़ा कि डायफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, तो डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व के द्वारा डायफ्राम को नर्व सप्लाई की जाती है। फ्रेनिक नर्व इज अराइजिंग फ्रॉम सर्विकल प्लेक्सस। जो फ्रेनिक नर्व होता है इसका ओरिजिनेट पार्ट है वो है सर्वाइकल प्लेक्सस। अब सर्वाइकल प्लेक्सस क्या है? सर्वाइकल प्लेक्सस C3 से C5 स्पाइनल सेगमेंट में होता है। सर्वाइकल प्लेक्सस C3 से C5 वर्टिब्रा यानी स्पाइनल सेगमेंट में सिचुएटेड होता है। अब एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स। अब हमने प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स तो पढ़ ली, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी एसेसरी, या तो सेकेंडरी बोल सकते हैं इसको, एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स बोल सकते हैं। एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स वो मसल जो फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान यूज़ में आती है। अब क्वाइट ब्रीदिंग क्या थी? क्वाइट ब्रीदिंग वो होती है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग वो होती है जो हम किसी एक्सरसाइज में या कि हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में या एंगर वाली कंडीशन में लंबी लंबी जो सांसें लेते हैं, जिसमें अपनी जो ब्रीथ पर मिनट है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो भी बढ़ जाती है। वो लगभग 30 से 36 ब्रीथ पर मिनट में आती है। उसे बोलते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। मतलब उसमें हमें ब्रीथ लेने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसके लिए जो एसेसरी मसल्स है वो 3 तरह की मसल्स है। फर्स्ट मसल इज स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। फर्स्ट जो मसल है वो है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, जो कि स्टर्नम से राइज होती है। इसका ओरिजिनेट पार्ट क्या है? स्टर्नम। अगर कोई आपसे इंस्पायरेटरी मसल्स पूछे कि कौन कौन सी एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स है, तो 3 मसल्स है। पहली है स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल जो कि स्टर्नम से राइज होती है। दूसरी है स्क्लेरिन मसल्स जो कि पहली और दूसरी फर्स्ट 2 रिब्स से राइज होती है। और तीसरी है पेक्टोरेलिस एंड ट्रेपेजियस मसल्स। पेक्टोरेलिस और ट्रेपेजियस मसल जो कि शोल्डर से राइज होती है। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है ये नोट्स ओनली और ओनली कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। आप इसे MSc एंट्रेंस दे सकते हैं, BSc एंट्रेंस दे सकते हैं, उसके अलावा नॉरसेट एम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी स्टेट लेवल पर वैकेंसी CHO वगैरह की निकलती है तो आप उसमें भी ये नोट्स यूज़ में ले सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है। मैं वापस बताऊंगा कि स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स, स्केलिन मसल्स, पेक्टोरेलिस एंड ट्रेपेजियस मसल्स, ये 3 तरह की एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स होती है। उसके अलावा अब बात करते हैं इंस्पायरेशन के बाद है नेक्स्ट टॉपिक एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन भी इसको बोल सकते हैं। ये एक पैसिव प्रोसेस होती है। पैसिव प्रोसेस जैसे एक्टिव प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर हम एनर्जी यूज करते हैं। ये तो हमारी एक्टिव प्रोसेस थी इंस्पायरेशन वाली। अब नेक्स्ट एक्सपायरेशन है, तो एक्सपायरेशन हमारी है पैसिव प्रोसेस। मतलब पैसिव प्रोसेस जैसे एक्टिव प्रोसेस के अंदर एनर्जी का यूज होता है, सेम वैसे ही पैसिव प्रोसेस के अंदर एनर्जी का यूज नहीं होता। मतलब डू नॉट रिक्वायर द एनर्जी। इसलिए जब एनर्जी ही नहीं चाहिए तो यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी इन्वॉल्व नहीं है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो प्राइमरी एक्सपायरेशन के लिए तो कोई मसल्स नहीं चाहिए। प्राइमरी एक्सपायरेशन तो किसी भी मसल्स के बिना ही हो जाता है, वहाँ किसी मसल्स की हमें नीड ही नहीं है। लेकिन जो एक्सेसरी एस्पायरेशन मसल्स है, मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान जब हमने फोर्सफुल एयर इनहेल की है तो उसको फोर्सफुल निकालना भी पड़ेगा। उसके लिए 2 मसल्स होती है, एक तो एब्डोमिन मसल्स और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स।
अब एक्सपायरेशन की जो फिजियोलॉजी है वो भी सेम ही है कि जब जो मसल्स है वो रिलैक्स होगी तो थोड़े से कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, और डिक्रीज़ हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर की तुलना में बढ़ जाएगा। तो ये अंदर का प्रेशर है 762 mm/Hg, ये बाहर का जो प्रेशर है वो नॉर्मल 760 mm/Hg था, पहले भी 760 था, अब भी 760 है। तो अंदर का +2 mm/Hg है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ एयर, कि एयर हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन फ्लो करती है। तो जब यहाँ लंग्स में 762 प्रेशर है और बाहर 760 है तो ये अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे ये जो डायग्राम है फ्रेंड्स, ये डायग्राम है सीओपीडी का। सीओपीडी एक डिजीज होती है, आगे बताएंगे सीओपीडी, इसके बाद वाले टॉपिक है। आप देख लीजिए कि सीओपीडी में कंडीशन क्या होती है कि ब्रोंकाई की जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाती है, इसके अंदर से पस फॉर्मेशन निकलने लग जाता है। और एक ये हेल्दी लंग्स है और एक ये सीओपीडी से अफेक्टेड लंग्स है। सीओपीडी में 4 फेजेस होती है। चलो हम सीओपीडी पढ़ते हैं आगे। सीओपीडी का मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिजीज, इट मीन्स सीओपीडी। सीओपीडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग एंड अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन लेवल। सीओपीडी से एक, अगर नर्सिंग में हम बात करें जो सेकेंड ईयर में अगर बच्चे पढ़ते हैं तो सेकेंड ईयर में सीओपीडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, छोटा सा, या चाहे 4 नंबर का मान लो या 16 नंबर का मान लो। लेकिन ये नर्सिंग में कंपटीशन लेवल से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे काफ़ी एक 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। अगर हमारा 1-2 क्वेश्चन भी इतनी सी मेहनत से सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये। सीओपीडी की फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके 2 नाम और है, सीओएलडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। सीओपीडी बोल दो, सीओएलडी के नाम से क्वेश्चन आ जाए, या सीएएल क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, तीनों नाम से क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तीनों क्वेश्चन सेम ही है, सीओपीडी, सीओएलडी और सीएएल। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओएलडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, सीएएल मतलब क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। कैरेक्टराइज बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो। अगर कोई पूछ दे कि सीओपीडी में क्या होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ सीओपीडी डिजीज, तो सीओपीडी डिजीज का एक ही कैरेक्टर है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो। जहाँ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिससे कि एयर फ्लो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, इसे ही सीओपीडी बोलते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन पस हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या एलर्जेंस हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जो सीओपीडी होती है मैंने बताया था कि इसकी 4 फेज होती है। फर्स्ट फेज कॉल्ड अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? एक सिंपल सी डेफिनेशन मान जाए, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकाई, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकाई ड्यू टू एलर्जेंस, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है और एयर फ्लो में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकस। ब्रोंकी एक्टेसिस का मतलब है इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड फॉर्मेशन ऑफ पस। इसके बाद फोर्थ है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब है पस फॉर्मेशन इन द प्लूरल कैविटी। सीओपीडी की 4 स्टेजेस है। फर्स्ट इज अस्थमा, सेकंड इज ब्रोंकाई, थर्ड इज ब्रोंकिएक्टेसिस एंड फोर्थ इज एम्फाइसीमा। ब्रोंकिएक्टेसिस मीन क्रोनिक डायलेशन ऑफ ब्रोंकस, या फिर कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ब्रोंकस। ब्रोंकस के अंदर इरिवर्सिबल डायलेशन हो जाता है और उसके अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है या म्यूकस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नैरोइंग आ जाती है। अभी आपने ऊपर डायग्राम देखा होगा, ये ब्रोंकिएक्टेसिस है। ये देखो इसमें ब्रोंकाई का डायलेशन हो गया। उसके अलावा ये जो पस है ये इसके अंदर फॉर्म हो गई, जिसकी वजह से एयर के लिए एक माइनर सा स्पेस बचा है, उसमें एयर जाने के लिए ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। ये तो आपका सीओपीडी का वो है, सीओपीडी से अफेक्टेड ब्रोंकाई है और एक ये नॉर्मल ब्रोंकाई है। आप दोनों में देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, इसमें कितना गैप है और इसमें कितना सा ही गैप है जानने के लिए। तो हम पढ़ रहे थे Bronchiectasis means chronic dilation of bronchus. It is the 4th leading cause of death after heart attack, cancer and CVA. जो COPD है ये 4th मेजर कोज है डेथ का यूनिवर्स के अंदर। फर्स्ट कोज तो क्या है? हार्ट अटैक,
सेकंड कॉज कैंसर और थर्ड कॉज सीवीए। सीवीए मतलब सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ये क्या है हम आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि सीवीए क्या होता है। फर्स्ट कॉज क्या है हार्ट अटैक, सेकंड कॉज क्या है कैंसर और थर्ड क्या है सीवीए। सीवीए के बाद में फोर्थ जो डिजीज़ है वो है सीओपीडी। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फोर्थ नंबर पर डेथ इसी से होती है, इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीओपीडी का रिस्क फैक्टर क्या है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड गैसेज। भैया ये सीओपीडी का भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है और उसके बाद एक अस्थमा का भी रिस्क फैक्टर है कि अगर कोई आदमी या किसी आदमी का व्यवसाय डस्ट या गैस से रिलेटेड है तो उसको हो सकता है अस्थमा हो जो आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है सीओपीडी में। उसके अलावा उसके अलावा स्मोकिंग भी मेजर कॉज है। उसके अलावा एजिंग एंड हेरिडिटरी, या तो ये सीओपीडी जन्मजात हो सकती है या आपके उम्र के साथ एक सीओपीडी कोज हो सकती है। सीओपीडी के बाद उम्र के साथ एजिंग मतलब उम्र के साथ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन भी सीओपीडी कोज कर सकता है। एंड नेक्स्ट कोई भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो क्रोनिक रूप से हो और उसको ट्रीट नहीं किया गया हो तो वो आगे जाके सीओपीडी में कन्वर्ट हो सकता है, जिसका मस्त सबसे बढ़िया अच्छा वाला एग्जाम्पल है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया अगर लंबे टाइम तक हम ट्रीट नहीं करवाते हैं या ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो वो जाके सीओपीडी में कोज कर सकता है, और जिसकी वजह से अगर आप फर्दर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो तो आपको डेथ भी हो सकती है आपकी। सीएम मीन्स बात की जाए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे बड़ा इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि फोर्थ स्टेज में आएगा, बेरल चेस्ट ड्यू टू एम्फाइसीमा। जब पस फॉर्मेशन हो जाएगा लंग्स में तो जो चेस्ट की शेप होगी वो बेरल शेप हो जाएगी। बेरल जानते हैं बंदूक होती है दो नाली, जिसमें जो हम सीधी बात करें जिसमें सिर्फ दो ही कार्टिलेज लोड होते हैं, दो नाली जिसे बोलते हैं, उसकी जो बैरल होती है मतलब जहाँ से गन शूट करके जिस पाइप के थ्रू निकलती है तो वो पाइप इस शेप का होता है, इस शेप का, ये दो नाली की शेप होती है। चेस्ट की साइज भी जैसे ऐसे हो जाती है कि यहाँ से ये जो दो पोर्शन है ऊपर वाले ये दोनों यहाँ ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है और चेस्ट का साइज जो बैरल की तरह लगने लग जाता है। सेकंड जो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है यूज ऑफ एसेसरी मसल्स फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग। भैया एसेसरी मसल्स कौन सी होती है, हमने आपको पहले बताया था कि एसेसरी मसल्स वो होती है जो फोर्सफुल ब्रीथिंग के दौरान काम में आती है। इसका नॉर्मल ब्रीथिंग में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसका सीओपीडी का एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये भी है कि जो सीओपीडी से ग्रसित व्यक्ति होगा, सीओपीडी से इन्फेक्टेड व्यक्ति होगा, इंडिविजुअल होगा, उसको एसेसरी मसल से ही नॉर्मल ब्रीथिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल ब्रीथिंग करने के लिए भी एसेसरी मसल्स का यूज़ लेना पड़ेगा, मतलब उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। नेक्स्ट जो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या होता है डिस्कम्फर्ट इन ब्रीथिंग वाइल लेइंग डाउन। अगर कोई व्यक्ति लेटे लेटे सांस ले रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी सांस लेने में, उसे ही बोलते हैं ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट जो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वीजिंग और विस्लिंग। ये बहुत फेमस जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ये किस चीज़ का मैनिफेस्टेशन है, ये है अस्थमा का साइन सिम्टम कि वीजिंग और विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होगा जब वो इनहेल करेगा एयर को। वीजिंग और विस्लिंग साउंड हम किससे सुनेंगे, स्टेथोस्कोप से। क्रैकल एंड रेल, क्रैकल एंड रेल साउंड होगा कि अगर कोई व्यक्ति है जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहा है तो उसके लंग से एक अजीब सा साउंड आएगा, खड़ खड़ जैसा साउंड आएगा, मतलब कि जैसे दो पेपर को आपस में रगड़ते हैं ना वो साउंड आएगा, उसे बोलते हैं क्रैकल एंड रेल साउंड। ये साउंड किसकी वजह से होता है, जो कि लंग्स में सीक्रेशंस है, रेस्पिरेटरी वे में सीक्रेशंस है, उनकी वजह से ये साउंड जनरेट होता है। नेक्स्ट जो क्लिनिकल साइन सिम्टम है इसका वो है साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स क्या होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, हाइपोक्सिया होगा तो साइनोसिस ज़रूर से आएगा। नेक्स्ट जो साइन सिम्टम है वो है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। उसके बाद नेक्स्ट साइन है पीएफटी शो डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी। अगर उस जो सीओपीडी से पेशेंट इन्फेक्टेड है या सीओपीडी कोजेज पेशेंट है उसका हम पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे तो उसमें जो वाइटल कैपेसिटीज़ आएगी, जो पेशेंट की लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम आएगी वो डिक्रीज्ड आएगी। फ्रेंड कमेंट में बताना कि जो पीएफटी है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से करते हैं।
आप लोगों के लिए आज का ये क्वेश्चन है कि पीएफटी के लिए जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि पीएफटी के लिए हम 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसके 2 नाम होते हैं, दोनों नाम कमेंट में मुझे बताएंगे आप। नेक्स्ट जो साइन सिम्टम है वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन है, मतलब कि इंस्पायरेशन तो आप जल्दी से कर लोगे, लेकिन एक्सपायरेशन करोगे ना तो एक्सपायरेशन के लिए आपको लंबा टाइम लगेगा। आपको सांस छोड़ने के लिए सांस लेने के लिए जहाँ इंस्पायरेशन में माना कि 2 सेकंड लग रही है, तो छोड़ने के लिए वहाँ 6 सेकंड लगेगी। ये 6 सेकंड क्यों लगेगी? क्योंकि इंस्पायरेशन तो हम फोर्सफुली कर लेंगे, क्योंकि इंस्पायरेशन तो हम फोर्सफुली कर लेंगे एक्टिव प्रोसेस के द्वारा, जबकि एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, ये नेचुरल ही होगी। इसमें कोई हम एयर जो एनर्जी का है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एयर अगर नेचुरली जाएगी तो उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा पस का और म्यूकस का, और जो एयर होती है वो नॉर्मली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगा। उसके बाद वेट लॉस होगा। वेट लॉस होने के बाद कोर पल्मोनल, एक ये जो साइन सिम्टम है एक ये होगा। कोर पल्मोनल क्या होता है? हाइपरट्रोफी एंड फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ लंग। हाइपरट्रोफी होगी तो, और फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कौन सा होता है? राइट वेंट्रिकल होता है हार्ट का। अगर हार्ट है तो उसमें ये राइट वेंट्रिकल फेल हो सकता है सीओपीडी की वजह से, क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड होता होता हार्ट तक भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट, अगर सीओपीडी के जो डायग्नोसिस है उसकी बात करें तो सबसे पहले ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है? जो ब्रोंकाई का विजुअलाइजेशन है ब्रोंकोस्कोप के द्वारा किया जाए। उसके बाद कैप्नोग्राफी होता है कंटिन्यू रिकॉर्डिंग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब कि जो अगर एक पेशेंट है उसकी एक ब्रीदिंग पैटर्न के दौरान इनहेल की गई CO2 और एक्सहेल की गई CO2 का इनहेल और एक्सहेल के दौरान CO2 का जो लेवल है वो रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड जो डायग्नोसिस है वो है एबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टीरियल ब्लड गेट्स एनालिसिस। ये मेजर डायग्नोसिस है सीओपीडी का। इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं? पीएच ऑफ पेशेंट, लेवल ऑफ O2, लेवल ऑफ CO2, लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का, इन सब चीज़ों का लेवल चेक करते हैं। अब चलो लेवल चेक करते हैं, तो लेवल चेक करने के लिए हमें पहले नॉर्मल वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। ये ब्लड की नॉर्मल पीएच है जो कि स्लाइटली एल्कलाइन होता है। नॉर्मल पीएच कितनी है? 7.35 से 7.45। प्रेशर ऑफ O2 ब्लड के अंदर कितना होता है? 80 से 100 mm ऑफ Hg। प्रेशर ऑफ CO2 35 से 45 mm ऑफ Hg। प्रेशर को क्या, लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट वो कितना होता है? 22 से 27 मिली इक्वलेंट पर लीटर। कितना होता है फ्रेंड्स? मिली इक्वलेंट पर लीटर। और जो O2 के सेचुरेशन की बात करें, मतलब कि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर O2 के सेचुरेशन की बात करें तो 96 से 100% तक होता है। अब जो सीओपीडी का मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे? सीओपीडी का जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहले एडमिनिस्टर O2 को लो कंसनट्रेशन पर प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब कि 1 से 2 लीटर 1 मिनट के अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। बिकॉज हाइपोक्सिया कैन इंक्रीज ब्रीथिंग। अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया होने से हो सकता है इसकी ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ जाए और पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो, शायद डेथ भी कॉज हो सकती है। इसलिए हम लो कंसनट्रेशन पे यानी 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को O2 एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद गिव CPT मतलब चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होती है कि जो चेस्ट होती है उसमें परकशन और वाइब्रेशन के दौरान वाइब्रेशन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को, परकशन और वाइब्रेशन ड्यू टू फिजियोथेरेपी, जिसकी वजह से पेशेंट म्यूकस सीक्रेशन करने के लिए एनकरेज होगा। फिजियोथेरेपी देने का जो बेस्ट टाइम होता है वो 1 आवर बिफोर द मील और 2-3 आवर आफ्टर द मील, ये इसका परफेक्ट टाइम होता है। एनकरेज क्लाइंट हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट। किसी भी पेशेंट जिसको COPD है उसको हमेशा हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट के लिए एडवाइस करेंगे। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग टू प्रिवेंट डिस्निया। हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट खाने के लिए तो बोलेंगे, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए बोलेंगे जिसकी वजह से डिस्निया कोज नहीं हो। उसके बाद एनकरेज फ्लूइड इनटेक अप टू 3 लीटर। पेशेंट को फ्लूइड इनटेक के लिए कहने लगेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए या ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड डाइट ले, जिसकी वजह से जो पेशेंट के सिक्रेशंस है वो थिन हो जाते हैं और थिन होने की वजह से वो ईजीली एक्सक्रेट आउट हो सकते हैं।
गिवन हाई फाउलर्स पोजीशन। हाई फाउलर पोजीशन क्या होती है, जिसको 60 डिग्री या इससे ज़्यादा पे दी जाए, वो हाई फाउलर पोजीशन है। अब इसमें सीओपीडी में कुछ ड्रग भी देते हैं, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड का काम क्या होता है, तो टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एग्जाम्पल क्या है, बेक्लोमेथासोन और ब्यूडेसोनाइड। उसके बाद माइकोलाइटिक म्यूकोलाइटिक ड्रग्स है, जो कि सिक्रेशंस को थिन करती है। सिक्रेशन को थिन करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो है म्यूकोलाइटिक। इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन ड्रग है, वो एंटीडोट है पीसीएम का। फ्रेंड ये चीज़ नोट कर लीजिए, ये काफ़ी सारे कंपटीशन में पूछा गया है कि पीसीएम के एंटीडोट का नाम क्या है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो पीसीएम का एंटीडोट है वो है एसिटाइल सिस्टीन। एसिटाइल सिस्टीन किस चीज़ में काम करते हैं कि पीसीएम के द्वारा जो भी टॉक्सिसिटी कोज हो उसके लिए हम एसिटाइल सिस्टीन का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स का काम होता है टू डायलेट द ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है साल्बुटामोल, थियोफाइलिन, इटियोफाइलिन, टर्ब्यूटेलिन, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या होती है, एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस क्या होता है, जो लंग्स होते हैं उनके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है, जिसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और उस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं प्लूरल स्पेस। अगर प्लूरल स्पेस के बीच में एक्सेसिव फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाए या कलेक्शन हो जाए तो उसे बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लूरल फ्लूइड की होती है अराउंड 50 ml। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो वो प्लूरल इफ्यूजन की कैटेगरी में आता है। टाइप सी बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी। टाइप्स बेस्ड ऑन जो प्लूरल इफ्यूजन के टाइप है वो दो टाइप के होते हैं। ट्रांसजुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, इसमें फ्लूइड जो होगा उसमें प्रोटीन की अमाउंट कम होगी। जो प्लूरल फ्लूइड होगा जो ज़्यादा कलेक्ट हुआ है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होगी, और अगर प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो ये नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी, जैसे कि हार्ट फेलियर, रीनल और लीवर डिजीज़। मतलब ट्रांसजुडेटिव प्लूरल फ्लूइड में फ्लूइड की अमाउंट के साथ प्रोटीन लो रहेगी, जिसका सिम्टम ये रहेगा कि ये नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। और ये ट्रांसजुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन कब हो सकता है, हार्ट फेलियर में, रीनल और लीवर डिजीज़ के अंदर। देखिए प्लूरल फ्लूइड, ये लंग्स है, ये इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में ये प्लूरल फ्लूइड की अमाउंट बढ़ गई है, ये प्लूरल इफ्यूजन है। फ्रेंड मुझे इंटरनल प्लूरल मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल प्लूरल मेम्ब्रेन का नाम भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपने लास्ट क्लास में इनको पढ़ा था तो इनके नाम क्या रखे थे। हमने तो नहीं रखे, खैर मतलब कि इन दोनों के नाम क्या है। जो सेकंड प्लूरल इफ्यूजन का टाइप है वो है एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन में जो फ्लूइड होता है वो हाई प्रोटीन वाला होता है। जो एक्सेसिव फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, उसमें हाई प्रोटीन होगा। हाई प्रोटीन होगा तो सीधा सा मतलब है कि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन के द्वारा हुआ है। इन्फ्लामेटरी कंडीशन के द्वारा हाई प्रोटीन का मतलब क्या है, मतलब कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन में प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। अब हाई प्रोटीन वाला फ्लूइड है और ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, इसका एग्जांपल क्या है, पल्मोनरी इन्फेक्शन। अगर कोई भी पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा तो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि प्लूरेल्जिया। प्लूरेल्जिया मतलब पेन इनटू द प्लूरा, मतलब जो प्लूरल कैविटी और प्लूरल मेम्ब्रेन है वहाँ पे पेन होगा, उसे बोलते हैं प्लूरेल्जिया। इंक्रीज विद द एस्पायरेशन, और प्लूरेल्जिया जैसे 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 आप सांस लोगे ना वैसे वैसे प्लूरेल्जिया बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट जो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, मीडिया एस्टाइनल शिफ्ट ऑफ लंग्स, मतलब कि जो प्लूरल फ्यूजन है, प्लूरल जो फ्लूइड है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी, 250 ml से ज़्यादा बढ़ती रहेगी। इसका जो डायग्नोसिस है वो करेंगे चेस्ट रेडियोग्राफ, यानी कि चेस्ट एक्सरे जिसे हम बोल सकते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ, या फिर सीटी स्कैन, एमआरआई भी। मैनेजमेंट, प्रोवाइड हाई फाउलर्स पोजीशन, मतलब 60 डिग्री के ऊपर की पोजीशन देनी है। एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, जिसकी वजह से पेशेंट का जो फ्लूइड है वो बाहर निकलने के लिए हेल्प हो सकते हैं। थोरासिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा रिमूवल किया जाता है फ्लूइड का, रिमूवल ऑफ फ्लूइड और पस एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस बाय द नीडल। जो ये आपका प्लूरल स्पेस है, ये देखिए ये थोरासिंथेसिस हो रहा है, थोरासिंथेसिस हो रहा है, ये एक नीडल के द्वारा प्लूरल स्पेस में एक नीडल डाली गई है, उससे ये फ्लूइड कलेक्ट कर रहे हैं एक बैग के अंदर। ये जो पूरी प्रोसेस है ये थोरासिंथेसिस है। थोरासिंथेसिस के बाद में नेक्स्ट, ये आपने प्लूरल इफ्यूजन पढ़ लिया। प्लूरल इफ्यूजन के बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। अभी हम प्लूरल
इफ्यूजन की बात कर रहे थे कि प्लूरल इफ्यूजन में प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड बढ़ गया था। अब यहाँ न्यूमोथोरैक्स के अंदर प्लूरल इफ्यूजन के अंदर प्लूरल स्पेस बढ़ गया है। ये जो टर्म्स है मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी कि न्यूमोथोरैक्स किसे कहते हैं, हीमोथोरैक्स किसे कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन किसे कहते हैं, एम्पाइमा किसे कहते हैं। आप लास्ट क्लास अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जो न्यूमोथोरैक्स है, न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस, इंट्रा प्लूरल प्रेशर बिकम पॉजिटिव एंड कोज कोलेप्स ऑफ लंग। जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और लंग्स को कोलेप्स करता है। मतलब कि अगर जैसे जैसे मतलब कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर मतलब कि जो बाहर की साइड प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा लंग्स के प्रेशर से, तो बाहर की साइड जो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो लंग्स को कोलेप्स करने में वो कोलेप्स करता रहेगा, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी नॉर्मल। कोज, इसका जो कोस्ट है वो फ्लेल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट किसे कहते हैं कि ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा चेस्ट की तरफ ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो या ऐसी कोज हुई गई हो जिसमें चेस्ट में पेनिट्रेशन तो ना हुआ हो लेकिन एक या एक से ज़्यादा रिब्स टूट गई हो या फ्रैक्चर हो गई हो, जिसकी वजह से जो प्लूरल कैविटी है उसमें होल बन गया हो। ब्लंट फ्लेल चेस्ट किसे बोलते हैं, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा कोज 2 और मोर रिब फ्रैक्शन एट लीस्ट 2 प्लेस, इसे बोलेंगे ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। और ये ही इसका मेन कोज होता है न्यूमोथोरैक्स का। टाइप्स, जो न्यूमोथोरैक्स का टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज ओपन न्यूमोथोरैक्स, मतलब कि जिस तरह से एयर प्लूरल कैविटी में गई है उसी तरह से बाहर अगर आ जाए तो वो ओपन न्यूमोथोरैक्स होगा। ये जो प्रोसेस होती है वो प्लूरल कैविटी और एक्सटीरियर मतलब कि प्लूरल कैविटी और बाहर जो होल बना हुआ है उन दोनों के बीच में होती है कि जहाँ से एयर गई हो, जहाँ से एयर का ऑक्लूजन हुआ हो वहीं से एयर वापस एग्जिट हो जाए। सेकेंड जो टाइप है ये देखिए आप, प्लूरल इफ्यूजन सॉरी न्यूमोथोरैक्स। ये लंग्स है, लंग्स जो कोलेप्स हो गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है अंदर प्रेशर कम है तो लंग्स कोलेप्स हो गया। कोलेप्स होने की वजह से लंग्स छोटा हो गया और यहाँ ये जो रेस्पिरेशन करने में हेल्पफुल नहीं है अभी, और बाहर की जो एयर है वो लंग्स के वॉल्यूम से ज़्यादा भी है। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स है वो क्लोज न्यूमोथोरैक्स। इसके अंदर ये होता है कि एयर लंग्स के अंदर चली तो गई, जिस वे में गई है या जिस होल के थ्रू लंग्स में गई है वो होल कुछ टाइम बाद में रिपेयर हो गया, तो अब एयर चली तो गई प्लूरल स्पेस में लेकिन वहाँ से अब निकल नहीं सकती, तो वो हो गया क्लोज न्यूमोथोरैक्स। इसके बाद टेंशन न्यूमोथोरैक्स। टेंशन न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या होता है कि एयर कैन एंटर द प्लूरल स्पेस, हवा अंदर जा तो सकती है स्पेस के अंदर, प्लूरल स्पेस के अंदर, लेकिन उसी वजह से वापस बाहर निकल नहीं सकती। ये इसका टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो गया। अभी जो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो है कि इसका साइन सिम्टम क्या है, एब्सेंट ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइड, मतलब जिस साइड से हम ब्रीथ साउंड सुन रहे हैं वहाँ पे ब्रीथ साउंड एब्सेंट होगा। उसके अलावा हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो होगा और टेकिकार्डिया भी हो सकता है। उसके अलावा ट्रेकियल डिस्टेंशन भी हो सकता है। इसका जो डायग्नोसिस है सेम डायग्नोसिस चेस्ट एक्सरे करेंगे। मैनेजमेंट थोराकोस्टोमी। थोराकोस्टोमी का मतलब थोरेसिक कैविटी में एक ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे, एक ओपनिंग कर देंगे और उसमें ट्यूब इंसर्ट कर देंगे, वहाँ से हम एयर को एक्सेल कर सकते हैं। और थोरैकोस्टोमी के अलावा एक और ऑप्शन है मैनेजमेंट के लिए, थोरैकोसेंथेसिस, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक नीडल से एक्सपायरेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एम्पाइसीमा। एम्पाइसीमा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस। अभी मैंने आपको पहले बताया था सीओपीडी के अंदर कि एम्पाइमा सीओपीडी के अंदर एम्पाइसीमा होता है कि सीओपीडी के अंदर तो एम्पाइसीमा होता है कि कलेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द एल्वियोलाई, और एम्पाइमा होता है कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस। पस क्या होती है, पस होती है थिक ओपेक फाउल स्मेलिंग फ्लूइड, मतलब थिक होता है, ओपेक होता है, पेल येलो कलर का सा होता है, फाउल स्मेलिंग बहुत गंदी बदबू आती है, वो फ्लूइड होता है, जेली जैसा होता है थोड़ा थोड़ा। इसका जो कॉज होता है वो होता है पल्मोनरी इन्फेक्शन, लंग एक्सप्रेस बाय सर्जरी या सर्जरी करते टाइम लंग एक्सप्रेस एब्सेस हो गया हो, एब्सेस का मतलब पस फॉर्मेशन हो गया हो। उसके अलावा ट्रॉमा या एक्सीडेंट हो सकता है। ये देख लीजिए एम्पाइमा का डायग्राम। एम्पाइमा ये पस है, ये लंग्स है, ये पस एक्यूमुलेट हो रखी है प्लूरल स्पेस के अंदर। इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा वो चेस्ट पेन, कफ, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, वेस्ट लॉस यानी वजन कम होगा, फीवर विथ चिल्स यानी कि बुखार आएगी।
बुखार आएगी, बुखार भी कैसे आएगी, कप कप ही लग के, और नाइट स्वेट यानी सोते समय पसीना आएगा बहुत ज़्यादा। मैनेजमेंट से है कि गिव हाई फाउलर्स पोजीशन, एनकरेज पेशेंट टू कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, असिस्ट फॉर चेस्ट ट्यूबेशन इंसर्टेशन टू प्रमोट ड्रेनेज ऑफ लंग्स एक्सपेंशन, कि पेशेंट को बताएंगे ट्यूब इंसर्टेशन के बारे में, इसको बोलते हैं थोरेकोस्टोमी। रेस्पिरेटरी फेलियर इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एलिमिनेट CO2 फ्रॉम एल्वेलाई, मतलब कि जो पेशेंट है, रेस्पिरेटरी फेलियर क्या बोलेंगे कि जो भी पेशेंट है वो O2 इनहेल करने के लिए तो एबल होगा, लेकिन उसी CO2 को बाहर निकालने के लिए अनेबल होगा। रेस्पिरेटरी फेलियर इज डिस्क्राइब एज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ 60 mm ऑफ Hg और लेस, यानी कि O2 का प्रेशर तो कम हो जाएगा और CO2 का प्रेशर बढ़ जाएगा। कोज क्या होगा, डिफेक्ट इन रेस्पिरेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी मसल्स, या भी कोई भी डिफेक्ट। रेस्पिरेटरी सेंटर हम किसे कहते हैं फ्रेंड्स, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है, और रेस्पिरेटरी मसल्स, इन दोनों में डिफेक्ट हो तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। मैनेजमेंट गिव सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को। अप्लाई इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं फीवर्स के लिए, डायूरेटिक और वेजोडायलेटर दे सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे अस्थमा। अस्थमा का मतलब इंक्रीज रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रेक्योब्रोंकियल ट्रीट टू वेरियस स्टिमुलाई विच रिजल्ट इन एपिसोडिक नैरोविंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे। कुल मिला के अगर इजी लैंग्वेज में बात करें कि हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ब्रोंकाई ड्यू टू एनी एलर्जेंस, यानी कि कोई भी एलर्जेंस अगर ब्रोंकाई की कॉन्टेक्ट में आता है तो ब्रोंकाई हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस शो करती है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म कोज होता है और एयर फ्लो के लिए ऑब्स्ट्रक्शन कोज होता है। टाइप्स होंगे, दो टाइप की होती है अस्थमा, एक एलर्जिक अस्थमा, इसका दूसरा नाम है IgE मीडिएट अस्थमा या फिर एक्सटेंसिक अस्थमा। इसका जो कोज होता है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पोल्यूटेंट, कोल्ड, हीट, एनिमल ग्रास, परफ्यूम एक्सट्रेसा। और जो सेकंड वो होता है वो नॉन एलर्जिक या नॉन IgE मीडिएटेड या इंट्रेंसिक अस्थमा होता है। जो इसका कोज होता है या तो हेरिडिटी होता है या डोंट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि अगर इसका देखा जाए तो एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, ड्रग लाइक्स एस्प्रिन, ये जो एजेंट्स हैं वो नॉन एलर्जिक अस्थमा कोज कर देते हैं। इसके बाद जो तीसरा टाइप अस्थमा का वो मिक्स अस्थमा है, जिसमें एलर्जिक और नॉन एलर्जिक अस्थमा दोनों इसको मिक्स कर सकते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं। जिसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम की बात करेंगे तो एपिसोडिक वीजिंग, मतलब कि हर एक पीरियड के बाद में एक वीजिंग साउंड सुनना पड़ेगा। चेस्ट टाइटनेस, डिस्निया, कफ, साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, पेलोर, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्वेटिंग, पेशेंट को ज़्यादा स्वेट होगा। डायग्नोसिस होगा स्पुटम टेस्ट के अंदर अगर स्पुटम क्लियर और फ्रोथी यानी गाढ़ा पतला और क्लियर है तो एलर्जिक अस्थमा है पेशेंट को, और वहीं पेशेंट का जो स्पुटम है वो गाढ़ा है, थिक और वाइट आ रहा है, बिल्कुल वाइट मतलब कि बिल्कुल मिल्क वाइट, तो वो नॉन एलर्जिक अस्थमा है। रास्ट टेस्ट करेंगे। रास्ट टेस्ट किसे कहते हैं, रेडियो एलर्जोसोर्बेंट टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम एक स्पेसिफिक एलर्जन को आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से अस्थमा कोज हो रहा है पेशेंट को। उसके बाद चौथा टेस्ट है स्किन टेस्ट। स्किन टेस्ट भी वही है कि ब्लड टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम पेशेंट का स्पेसिफिक एलर्जन आइडेंटिफाई करते हैं। और मैनेजमेंट सेम है COPD, क्योंकि ये अस्थमा एक COPD की डिजीज़ है। ये देखिए पेशेंट फ्रेंड्स, अस्थमा कैसा होता है कि ये तो एक नॉर्मल हेल्दी एयरवे है कि कितना स्पेस इसके पास है, एक ये नैरोड एयरवे हैं जिसकी वजह से इसमें एक थिक सा म्यूकस भी हो रहा है और स्वेलिंग भी आ रही है। और ये किस चीज़ की वजह से होता है कि बाहर से कोई भी एक पैथोजन है वो अंदर एंटर कर रहा है एलर्जेंस के रूप में। फ्रेंड्स, तो आज के नोट्स यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करूँगा कि आप लोगों को नोट्स समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है या मुझसे समझाने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में आप लोगों की प्रॉब्लम सुन के उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर किसी भी फ्रेंड को इन नोट्स की PDF चाहिए हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे एम्स वाले भैया, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। मैं दोनों तरफ से उसको एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ये PDF का कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फ्रेंड्स,
अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसे ही और टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर विज़िट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे जो हम टॉपिक आगे, अब आज 2 क्लास हो गई, ये एक क्लास तो एनाटॉमी की थी लास्ट क्लास, और आज वाली क्लास है वो MSN की थी। अब इन दोनों के जो MCQ है हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।